हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चैप्टर थर्ड है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कंक्रीट बीम फॉलोज। कंक्रीट बीम के आयताकार खंड पर अपरूपण तीव्रता का वितरण निम्नानुसार है। कंक्रीट बीम का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं। कंक्रीट का बीम है, मीन्स जो सेक्शन है वो होमोजीनियस सेक्शन है और हम ये सपोज करते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। और होमोजीनियस सेक्शन में जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या शियर इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमें पता है, हमने डिस्कस किया है जब चैप्टर थर्ड मीन्स यूनिट थर्ड डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक होता है होमोजीनियस सेक्शन के लिए। यहाँ पर कंक्रीट है मीन्स होमोजीनियस सेक्शन है, और जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पर शियर स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पैराबोलिक कर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। एक आयताकार बीम में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होता है, क्या होता है? तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है हमने यहाँ टाउ से डिनोट किया है, यहाँ पर क्यू मैक्स लिखा हुआ है, कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं, हम टाउ ही कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है मैक्सिमम वो होती है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस के। तो मीन्स इसको लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टेंसाइल एनफोर्समेंट बार्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम मीन्स निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। एक आयताकार बीम की तन्यता प्रबलन छड़ें क्या होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आर कर्टेल्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। बंकन आघूर्ण का विरोध करने के लिए आवश्यक नहीं होने पर कटौती कर दी जाती है, मीन्स कर्टेल कर दी जाती है। पहले हम समझते हैं क्या होता है। ये सपोज करते हैं एक बीम होते हैं, बीम और यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। क्या है? सपोर्ट है, दोनों साइड में हम सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है, जो बीम में हम बार्स प्रोवाइड करते हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें से कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं, क्योंकि ताकि इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन रहे, तो शियर को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बेंड कर देते हैं। डायगोनल टेंशन की वजह से जो क्रैक जनरेट होते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्रैक इसको बेंड कर देते हैं। मेन एनफोर्समेंट का कुछ पोर्शन, या तो बेंडिंग मूवमेंट नहीं रजिस्ट करना रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, कर्टेल कर देते हैं, मीन्स कटौती कर देते हैं। बेंड किधर करते हैं? अप साइड में, या कर्टेलमेंट करते हैं। यही दो, कितना दूरी पर हम लोग इसको बेंड अप करते हैं? अगर इफेक्टिव स्पान इसका एल है तो हम लोग जो बेंड करते हैं वो L/7 डिस्टेंस पर करते हैं। हमें याद रखना, ये भी MCQ एक फॉर्म हो सकता है। कितने डिस्टेंस पर करते हैं सपोर्ट से? L/7 डिस्टेंस पर। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्तन प्रबलन के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर ऊपर को मोड़ा जाता है। हाँ, ऊपर को मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर इनपुट। कर्तन प्रबलन के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर नीचे को झुकाया जाता है क्या? नहीं, नीचे को नहीं झुकाया जाता है। तो मीन्स यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट ऑप्शन है कि जो बेंटअप जो बार है, अगर बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं करना है तो उसको हम कर्टेल कर देते हैं, मीन्स कटौती कर देते हैं, या शियर रेनफोर्स के रूप में, शियर रेनफोर्समेंट के रूप में उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन द विथ ऑफ द रिब ऑफ टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन। टी बीम की विथ रखते हैं जनरली। तो टी बीम क्या होता है पहले समझते। देखो ये टी बीम है, और जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्लैब का पोर्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैंज, और इसको बोलते हैं हम लोग रिब, या इसी को बोलते हैं वेब, या इसी को बोलते हैं स्टेम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो विथ ऑफ रिब है, मतलब ये वैल्यू कितना होगा। तो ये वैल्यू जो ली जाती है 1/3 to 2/3 ऑफ द डेप्थ ली जाती है। यहाँ रिब डेप्थ कंसीडर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1/3 to 2/3 ऑफ रिब डेप्थ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम एग्जिस्ट। टी बीम की बल शून्य अक्ष मीन्स बल शून्य रेखा जिसे बोलते हैं
मौजूद होती है कहाँ पर, विद इन द फ्लेंज, फ्लेंज में लाई करती है। एट द बॉटम ऑफ द एज ऑफ द स्लैब, ये स्लैब होता है तो स्लैब के बॉटम में एग्जिस्ट करती है, बिलो द स्लैब या स्लैब के नीचे एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है जो फ्लेंज का केस होता है, न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में भी लाई करती है और वेब में भी लाई करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विथ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। एक टी बीम अपने फ्लेंज के बराबर चौड़ाई के आयताकार बीम के रूप में व्यवहार करती है यदि इसकी बल शून्य रेखा, एक टी बीम है वो अपने फ्लेंज की चौड़ाई के बराबर एक रेक्टेंगुलर बीम के तरीके से बिहेव करेगी यदि उसकी बल शून्य रेखा में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर एग्जिस्ट करे। तो हमें पता है जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर लाई करती है तो उस केस में जो बीम होती है टी बीम, वो एक रेक्टेंगुलर बीम के तरीके से बिहेव करते हैं जिसकी विड्थ फ्लेंज ऑफ द विड्थ के बराबर होती है, जिसकी विड्थ उसके फ्लेंज के विड्थ के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द शियर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। आरसीसी बीम में अपरूपण प्रबलन विरोध करने के लिए प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि जो है डायगोनल टेंशन को बियर करने के लिए प्रयोग यूज किया जाता है, और इससे जब हम चैप्टर भी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी इसको बताया था डिटेल में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि डायगोनल टेंशन से क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स को रोकने के लिए ही शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम इज डिपेंड ऑन। कंक्रीट बीम की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, टाउसी की बात कर रहा है, टाउसी किस पर डिपेंड करता है? तो हमें पता है जो टाउसी डिपेंड करता है वो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट, ए और बी दोनों सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिपेंड, यहाँ पर लिखेंगे शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिपेंड, मीन्स टाउसी मैक्स किस पर डिपेंड करता है? तो हमें पता है जो टाउसी मैक्स डिपेंड करता है ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन जो हमारा सही होगा फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शियर एनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। बीम में अपरूपण प्रबलन किस रूप में प्रदान किया जाता है? अपरूपण प्रबलन में शियर एनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? तो हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि जो शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में भी प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लाइंड स्टीरप्स या इंक्लाइंड बार्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाता है, बेंट अप बार्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ कंबाइन भी, मतलब बेंट अप बार, इंक्लाइंड बार और वर्टिकल स्टीरप्स जो होता है कंबाइंड फॉर्म में भी यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि वर्टिकल इंक्लाइंड स्टीरप्स और वर्टिकल स्टीरप और बेंट अप बार सभी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर IS 456-2000 कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार शुड बी लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 कोड के अनुसार नत छड़ों का योगदान सीमित होना चाहिए। कितना सीमित होना चाहिए? किसके? देखते हैं, बेंट अप बार मतलब नत छड़े। 70% ऑफ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट। तो हमें पता है जो बेंट अप बार के केस में होता है, अगर उसका नेट शियर फोर्स कितना रजिस्टर करता है उसको BSB या V-US से डिनोट करें, तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू IS कोड जो होती है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए जो नेट शियर फोर्स रजिस्टर किया जाता है शियर एनफोर्समेंट द्वारा उसके 50% का, मीन्स V-US/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा 50% ऑफ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट। जितना शियर फोर्स रजिस्टर किया जाता है शियर एनफोर्समेंट के द्वारा, उसका 50% से वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वैल्यू ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज लेस देन डिजाइन शियर स्ट्रेस ऑफ बीम व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यदि नॉमिनल अपरूपण प्रतिबल का मान बीम के डिजाइन अपरूपण प्रतिबल से कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? मीन्स ये कह रहा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कम है टाउ सी से, तो कौन सी कंडीशन सही है, कौन सा संबंध सही है? तो हमें पता है अगर टाउ बी लेस देन टाउ सी होता है तो उस केस में हम नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं या मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर टाउ बी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी हो और टाउ बी की वैल्यू लेस देन टाउ सी मैक्स हो, तो इस कंडीशन में हम जो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर टाउ बी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में हम सेक्शन को, बीम सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं ताकि टाउ बी की वैल्यू जो है लेस देन टाउ सी हो जाए।
लेस देन टाउ सी में लेस देन टाउ सी मैक्स हो जाए, टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से कम हो जाए। तो हमारे लिए यहाँ पर सारे कंडीशंस हमने देख लिया कि टाउ बी लेस देन टाउ सी होता है तो क्या होता है, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी होता है तो क्या होता है, और टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी होता है लेकिन टाउ बी ग्रेटर देन लेस देन टाउ सी मैक्स होता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ टाउ बी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होता है तो क्या होता है। तो ये सारी कंडीशन हमें याद रखना है। ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर शेयर एनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करेंगे, जब टाउ बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगा टाउ सी से, बट टाउ बी लेस देन टाउ सी मैक्स। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट जैसे क्वेश्चन में दिया, जब टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से कम होगा, और रिडिजाइन कब करेंगे, जब टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा होगा। बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से अगर कम होता है तो क्या होता है, तब मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप शुड नॉट एक्सीड टू फॉलोइंग। ऊर्ध्वाधर छल्ले की अधिकतम दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में जब स्पेसिंग की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो होता है वो होता है 0.75 टाइम ऑफ डी और दूसरा 300 mm, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम कंसिडर करते हैं स्पेसिंग फॉर द वर्टिकल स्टीरअप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप शुड नॉट एक्सीड टू फॉलोइंग। मैक्सिमम स्पेसिंग मीन्स न छल्ले की अधिकतम दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इंक्लाइंड स्टीरअप केस में हमें पता है स्पेसिंग की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वो होती है इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, इसलिए वहाँ ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। विकास की लंबाई मीन्स जिसे डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, विकास लंबाई किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फर्स्ट है शियर स्ट्रेस, नेक्स्ट है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, फिर उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस और लास्ट है नन। तो हमें पहले पता होना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। डेवलपमेंट लेंथ को एल डी से डिनोट करते हैं। ये वो लेंथ होता है जैसे कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। तो ये मिनिमम वो लेंथ होता है बार का, ये बार है कोई जिसको कंक्रीट बार के अंदर धंसाया जाता है, कंक्रीट ब्लॉक के अंदर धंसाया जाता है ताकि वो प्रॉपर बॉन्डिंग इसके साथ बना सके। अगर इस पर कोई टेंशन लगता है या पुल लगता है तो ये कंक्रीट ब्लॉक क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट नेचर का क्या बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करता है, जिसे हम लोग डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। क्या डेवलप करता है, बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पर। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, वो मिनिमम लेंथ है जो कंक्रीट ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कराया जाता है ताकि वो प्रॉपर इंटरलॉकिंग मेंटेन कर सके कंक्रीट से, और उसमें स्ट्रेस भी सुटेबल अमाउंट में जनरेट कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। पूछ रहा है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है जो एलडी का फार्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ का, वो होता है लिमिट स्टेट मेथड में 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी टेंशन के केस में। तो ये जो टाउ बी डी होता है इसी को हम बोलते हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस तो यहां पर देख रहे हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेवलपमेंट लेंथ, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फार्मूले में क्या गिवन है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू क्या क्या होती है। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। वो डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला जो होता है 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी होता है, जहां पर 5s जो होता है स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसीडर एट डिजाइन लोड, स्ट्रेस इन द बार होता है, और जो 5 होता है नॉमिनल डाया ऑफ एनफोर्समेंट बार होता है, जो डाया ऑफ द बार होता है वो 5 होता है। टाउ बी डी क्या होता है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है, और यही जब ये किस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और जब एलएसएम की मेथड की बात की जाती है तो उस केस में एलडी की वैल्यू हो जाती है, अभी ऊपर बताया भी 0.87 FY इंटू 5, कुछ नहीं चेंज होता, जो सिग्मा है उसकी जगह पर 0.87 FY हो जाता है और 4 टाउ बी डी हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं जो टाउ बी डी की वैल्यू होती है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, उसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पर डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यूज होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 अगर है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी 1.2 होगा, 25 के लिए 1.4, सिमिलरली M40 और M40 से M40 से एबव के लिए
M40 से एबव के लिए होता है 1.9। और ये कौन से बार होते हैं? टेंशन में प्लेन बार्स की बात की जा रही है। और अगर डिफॉर्म बार यूज किया जाता है तो डिफॉर्म बार के केस में जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है 60% का। कितना? 60% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। अगर टेंशन में ये बार यूज की जा रही है तो ये वैल्यू होगी प्लेन बार्स के लिए और डिफॉर्म बार के लिए। बट कंप्रेशन के केस में जो वैल्यू है 25% इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब जो भी वैल्यू उसमें 1.25 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मीन्स जो LD है कंप्रेशन में अगर बार यूज कर रहा है तो उस केस में जो LD की वैल्यू हो जाएगी 0.87। FY लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो जो 4 टाउ BD था उसमें 4 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाउ BD हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 5 टाउ BD। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखते हैं, यहाँ के लिए M20 के लिए जो वैल्यू होगा टाउ BD की 0.8 होगा। सिमिलरली M45 के लिए 1.3 होगा और ये प्लेन बार्स के लिए होगा। और जैसे डिफॉर्म बार यूज करेंगे मीन जो HYSD बार है AP415 या उससे ऊपर के ग्रेड के लिए, वहाँ पर जो प्लेन बार्स में वैल्यू है उसका हम 60% इंक्रीज कर देंगे। और अगर ये सारे वैल्यूज जो है टेंशन के केस में, और कंप्रेशन के केस में जैसे होगा अगर बार कंप्रेशन में जो रहा है कंप्रेशन मेंबर में, तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 25% इंक्रीज कर देंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर का MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।